Good morning to all my online dear students. In the last class we have started our new topic buffer solution. और बफर सॉल्यूशन में मैंने आपको एसिडिक बफर का इंट्रोडक्शन करा दिया था कि एसिडिक बफर क्या होता है। तो जस्ट अगर हम लोग सुन ले 2 मिनट के अंदर, हमने बफर सॉल्यूशन बनाई कब था, जब बेटा एसिड और बेस के अनइक्वल अमाउंट को हमने मिक्स कराया था। ठीक है, अनइक्वल अमाउंट को मिक्स कराओगे तो वहां पे आपका बफर बनने का चांस होता है। स्पेशली कब, जब वीक एसिड या वीक बेस की रिएक्शन कराई जाती है, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट के साथ। ठीक है, तो हमने ये देखा था। तो बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था अपना बफर का मतलब मैंने समझा दिया था। बफर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता था, एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच में चेंज होने नहीं देता है बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते थे हम लोग, बफर। और बफर सॉल्यूशन में हमने डेफिनेशन देखी थी, प्रॉपर्टीज देखा था कि जिसके पीएच में चेंज ना होता हो, पीएच कांस्टेंट रहता हो, डाइल्यूशन से पीएच चेंज नहीं होगा, एसिड बेस को ऐड करने पे पीएच चेंज नहीं होगा, खुला छोड़ दो बहुत देर तक तब भी पीएच चेंज होने वाला नहीं है। तो ये हमने देख लिया था कल प्रॉपर्टी। बफर रेंज भी देखा था। बफर रेंज का मतलब क्या होता था, वो रेंज जिसके ऊपर बफर इफेक्टिव तरीके से काम करता हो अपना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बफर के बारे में बफर एक्शन भी देखा था। बफर एक्शन का मतलब क्या हो रहा था, वो एक्शन बफर करे ताकि वो अपने चेंज ना करने दे पीएच को। तो जो एक्शन बफर लेता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बफर एक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से पीएच में चेंज ना हो सके। तो बफर एक्शन भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है डिटेल में अभी। तो जस्ट हम लोगों ने आइडिया ले लिया था। टाइप्स ऑफ बफर देखा था। तो टाइप्स ऑफ बफर में हमने 2 तरीके के देखे थे। एक सिंपल बफर था। सिंपल बफर का तो मतलब क्या होता था, सिंपली बेटा, सिंपल बफर वो बफर होते हैं जिनमें केवल एक कंपोनेंट हो। जैसे हमारा मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का जो सॉल्ट बनता था, वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट बनता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड बफर का सिंपल बफर बोला जाता है। और सेकंड बफर था अपने पास मिक्स्ड बफर। और मिक्स्ड बफर में हमने क्या देखा था, मिक्स्ड बफर में 2 कंपोनेंट होते थे। मिक्स्ड बफर के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। और 2 कंपोनेंट में हम लोगों ने पहली कैटेगरी को शुरू कर दिया था, कौन सा, एसिडिक बफर। हम लोगों ने कल कौन सा स्टार्ट किया था अपना, एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर हमने शुरू कर लिया था। और एसिडिक बफर में मैंने बताया था, एसिडिक बफर का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास वीक एसिड मौजूद हो और साथ में उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट भी मौजूद हो। वैसे वाले बफर को क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर। वीक एसिड और साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट हो, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो उसको हम लोग एसिडिक बफर बोल रहे थे। और एसिडिक बफर में मैंने आपको एग्जांपल्स भी कहे थे कि एग्जांपल ध्यान रखने वाले हैं, एग्जांपल्स को ध्यान रखिए। और लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी लिया था मैंने, जिसमें मैंने आपको रिएक्शन दे के पूछा था, है ना, उनके मोलर रेशियो दे के पूछा था कि कौन आपका एसिडिक बफर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, है ना, कि आप उसे ट्राई करिएगा। क्या दिया था मैंने आपको, क्या H2S प्लस NaOH को अगर हमने 2:3 रेशियो में मिक्स किया तो क्या ये एसिडिक बफर बनाने के काबिल है, क्या ये एसिडिक बफर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो पहले तो एसिडिक बफर का मीनिंग क्या था अपने लिए, एसिडिक बफर का मतलब हमारे लिए क्या होता था बेटा, वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए प्लस सॉल्ट में इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। यही हमारे लिए एसिडिक बफर का मीनिंग होता था। वीक एसिड होना चाहिए और उसका सॉल्ट होना चाहिए, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। क्वेश्चन ये था हमारा, क्या H2S और NaOH को हमने 2:3 के रेशियो में मिलाया तो क्या ये हमारे लिए एसिडिक बफर बना सकता है। चेक कर लेते हैं बनाएगा कि नहीं बनाएगा। मैंने बताया था जब भी 2 अपोजिट कंपोनेंट आयन आपको दिखाई देंगे तो उनमें हमेशा सबसे पहले आपको क्या लिखनी चाहिए, रिएक्शन। तो हम लोग H2S की रिएक्शन किसके साथ लिखेंगे, NaOH के साथ। तो जैसे ही बेटा H2S NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 by 1 करके डाइप्रोटिक भले ही है 2 हाइड्रोजन दे सकता है, लेकिन 1 by 1 करके 1 देता है। तो सबसे पहले 1 हाइड्रोजन अगर ये निकालेगा तो आपको किसका फॉर्मेशन कराएगा, जैसे 1 हाइड्रोजन निकलेगा हमारे लिए कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaHS बन जाएगा। और यहाँ का H यहाँ का OH कंबाइंड होके क्या बना लेगा, आपका H2O बना लेगा। ठीक है, तो अब हमने जो दिया है, गिवन है हमारे पास डेटा 2:3 के रेशियो में लिया है हमने। 2 मोल दिए हैं H2S के, 3 मोल NaOH के। तो क्या लग रहा है कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन खत्म होगा इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं 1 मोल से 1 मोल कंबाइंड हो रहा है यहाँ, जबकि मैंने इसका 2 मोल दिया है, NaOH का 3 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन बनने वाला है, H2S हो जाएगा। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाना है। और NaOH के कितने मोल बचेंगे, पहले 3 मोल थे, 2 मोल रिएक्ट कर गए, तो 3 - 2 से कितने मोल बच जाएंगे इसके बेटा, 1 मोल बच जाएगा NaOH का।
और NaHS का कितने मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो भी देख सकते हैं। 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 2 मोल से उसके कितने मोल बनने वाले हैं, 2 मोल्स। स्टार्टिंग में NaHS नहीं था, बाद में कितने मोल हो गए, 2 मोल। अब ध्यान से समझना, NaOH का देखो जरा कितने मोल है, 1 मोल बचा है, और NaHS के कितने मोल बचे हैं, 2 मोल बचे हैं। क्या H2S बचा है सॉल्यूशन में, H2S हमारा सॉल्यूशन से खत्म हो चुका है। अब बताओ मुझे NaOH का नेचर कैसा होता है। तो NaOH जो है हमारे लिए इस किस नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है, ये तो बेस की तरह बिहेव करेगा। NaHS किस नेचर का है, NaHS ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी, क्योंकि ये H को निकाल भी सकता है, ठीक है, H को निकाल के Na2S बना सकता है ना ये, और ये H को ले भी सकता है क्योंकि ये एम्फीप्रोटिक है HS माइनस। तो इसका मतलब इट कैन बिहेव एज एसिड ऑब्लिक बेस, दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। तो अब आपको ये सोचना है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा। तो देखो अगर सामने से बेस आएगा तो इसको मजबूरी में कैसे बिहेव करना पड़ेगा, एसिड की तरह। और जब भी एसिड और बेस दोनों एक साथ आएंगे तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जिंदा रहने वाले नहीं है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग बेस की रिएक्शन फर्दर, ये रिएक्शन यहाँ रुकने वाली नहीं है ना। आपको लगेगा कि हमने सॉल्व कर लिया, यही हमारा आंसर है, 1 मोल इसका 2 मोल इसका, नहीं, आंसर आगे और बढ़ेगा। आपको फर्दर पॉसिबिलिटीज को सोचना है, क्योंकि अगर एसिड बेस दोनों अगर मौजूद हैं सॉल्यूशन में तो रिएक्शन जब तक दोनों में से कोई एक खत्म नहीं हो जाए तब तक, या तो दोनों खत्म हो जाए या दोनों में से कोई एक खत्म हो जाए, तब तक रिएक्शन हमारी चलती रहेगी। तो इसमें फर्दर पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैंने बोला ये एडवांस लेवल का सवाल है थोड़ा, इसमें दिमाग लगाना है आपको। तो फर्दर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं किसका, NaOH और NaHS का, ठीक है बेटा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ये आपका बेस है और NaHS कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो जैसे इन दोनों को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ये दोनों रिएक्ट करते ही, मैंने बताया है कि जैसे ही आप रिएक्ट कराओगे तो आप क्या करोगे, यहां से OH निकालेगा, ये यहां से क्या निकालेगा, H, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो कौन सा सॉल्ट बन जाएगा हमारे पास, Na2S सॉल्ट बन जाएगा, और प्लस साथ में क्या हो जाएगा, H2O। इसने अपना OH निकाला, यहाँ से H निकाला, तो क्या बन गया, H2O। किस रेशियो में कंबाइंड हो रहे हैं ये भी देख लेते हैं। इसका 1 आ चुका था, NaHS के कितने आ चुके थे, 2 मोल आ चुके थे। तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं रहेगा। अब इन दोनों में ढूंढो जरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, NaOH हो जाएगा। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो ये हमारा रिएक्शन के एंड में क्या होने वाला है, खत्म हो जाएगा। NaHS के कितने मोल बचेंगे, 2 - 1 = कितने बच जाएंगे, 1 बच जाएंगे। Na2S के कितने मोल बनेंगे, 1 मोल से 1 मोल बनता है, इसके 1 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल खत्म होगा तो बनने वाला कितना है, 1 मोल। अब देखो फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या बचा है अपने पास। तो फाइनल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 1 मोल किसका बचा है बेटा, NaHS का बचा है, और 1 मोल और किसका बचा है हमारे पास, Na2S का बचा है, ठीक है। तो 1 मोल Na2S का बच गया और 1 मोल NaHS का। क्या ये दोनों फर्दर रिएक्ट करेंगे क्या, अब ये तो सॉल्ट है हमारा, Na2S क्या है, सॉल्ट है, तो ये और ये क्या है हमारे पास, एसिड बेस दोनों हो सकता है। तो इन दोनों का कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। और एसिडिक बफर की खास बात क्या होती थी बेटा, एसिडिक बफर एक ऐसा बफर, क्या मैंने आपको ये पेयर बताया था कल मैंने आपको बताया था H2S जो है, H2S 2 पेयर बना सकता है, कैसे, H2S और HS माइनस, ये भी बफर बना सकता है, और ये चाहे तो अगर इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये 2 बफर बनाता है, एक तो ये बना सकता है, दूसरा HS माइनस के साथ क्या बना सकता है, S-2। एक बफर सॉल्यूशन ये भी है और दूसरा बफर सॉल्यूशन ये भी है। तो क्या ये इसी टाइप का एग्जांपल है क्या, देखो जरा, क्या इसको सॉल्ट बनाए तो NaHS सॉल्ट हो जाएगा ये, और क्या S-2 का सॉल्ट Na2S हो जाएगा। तो क्या एक बफर है कि नहीं है। तो देखो सॉल्यूशन में फाइनली आपका NaHS का 1 मोल बचा, Na2S का 1 मोल बचा। इसका मतलब हमारे फाइनल सॉल्यूशन में NaHS प्लस Na2S, इसका भी 1 मोल बच गया है, इसका भी 1 मोल बच गया है। इसका मतलब दिस सॉल्यूशन विल बी आवर एसिडिक बफर। तो क्वेश्चन यही था आपका, क्या H2S और NaOH 2:3 में कंबाइन किए जाएंगे तो बफर फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आंसर होगा यस, दिस कैन फॉर्म एसिडिक बफर। ये हमारा एसिडिक बफर का फॉर्मेशन कर सकता है, और आपको दिख भी रहा है किस तरीके से। तो ध्यान रखना, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगर कभी आपको मोलर रेशियो दिया हो, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल ये भी ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है कि एसिडिक बफर बनने के लिए मैंने बताया आपको वीक एसिड मौजूद होना जरूरी है, और उसके साथ उसका सॉल्ट आना चाहिए। तो अगर वीक एसिड को आपको बचाना है तो ये बोला जा सकता है कि उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और बेस का अमाउंट क्या होना चाहिए, कम, तभी तो बेस लिमिटिंग एजेंट बनेगा। यहाँ पे देखो मैंने इसको 2 मोल दिया, इसका 3 मोल दिया है ना। तो आपको फर्दर पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में सोचना है। ट्रू फॉल्स में अगर आपसे कभी पूछ ले
कि एसिडिक बफर बनने के लिए एसिड का अमाउंट बेस से हमेशा ज्यादा होता है, तो ये गलत होगा, है ना, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। कल की कुछ क्वेश्चंस में ट्रू था, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं यहाँ बेस का अमाउंट मैंने ज्यादा दिया, एसिड का अमाउंट कम दिया है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको फर्दर पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में सोचना पड़ सकता है। तो ये हमारा एसिडिक बफर के बारे में बात थी कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या ये एसिडिक बेस एसिडिक बफर बना सकता है कि नहीं बना सकता है। अब एसिडिक बफर के हम लोग पीएच किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में देखते हैं ना। और एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकाला जाता है, एसिडिक बफर देने के कितने तरीके होते हैं, उन सब चीजों को करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का ही है, क्योंकि फर्दर रिएक्शन के बारे में पॉसिबिलिटी आपको सोचनी है, रिएक्शन रुकने वाली नहीं चाहिए एक स्टेप में। चलो, तो एसिडिक बफर बेटा अब देखो, हमें पीएच डिटर्मिनेशन सीखना है कि एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकाला जाता है। हम जो एसिडिक बफर में सीखेंगे, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बोला ये मिरर इमेज होगा किसका, बेसिक बफर का। एसिडिक अगर जो हम सीखेंगे, यही पूरा का पूरा मिरर इमेज जाएगा किसमें, बेसिक बफर में। तो आप इसको समझ लेंगे तो बेसिक वाला पार्ट इसी का जस्ट मिरर इमेज है। तो एसिडिक बफर का मतलब क्या, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले तो ये जरूरी चीज है कि ये होना चाहिए। अब देने का तरीका देखो, किस किस तरीके से एसिडिक बफर के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे देखो, इसको 3 तरीके से क्वेश्चन हमें मिलता है एग्जाम में, हमें देने का एसिडिक बफर देने का 3 तरीका है, देखना ध्यान से। सबसे पहला तरीका कौन सा है, सबसे पहला तरीका देने का है कि आपको डायरेक्ट वीक एसिड दे दे। सबसे पहला डायरेक्ट तरीका क्या है, आपको वीक एसिड दे दे प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, जो मैंने बताया है। सबसे सिंपल तरीका ये होता है देने का, इसे हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। इसे क्या बोलता हूं मैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि ये बफर है कि नहीं है, क्योंकि बफर की पहचान एसिडिक बफर का वीक एसिड होना चाहिए और साथ में उसका सॉल्ट होना चाहिए किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें क्वेश्चन में दे सकता है CH3COOH, तो ये आपका क्या हो गया, वीक एसिड प्लस साथ में इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो कल हमने बनाया था बेटा CH3COONA, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लिया होगा, NaOH, और NaOH की रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम एसीटेट। तो बेटा एक तरीका ये है डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में देने का, वीक एसिड दे दिया और उसका सॉल्ट दे दिया किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमने क्या लिया यहाँ पे, NaOH। तो कल मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कल मैंने खूब बताया डिटेल में आपको कि कैसे पता करते हैं हम लोग कि ये एसिडिक बफर है कि नहीं है। वो वीक एसिड होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट आयन होना चाहिए और उसके कॉन्जुगेट आयन के साथ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन 7 केटायन में से कोई भी केटायन मौजूद होगा और वीक एसिड मौजूद होगा उसका, तो वो हमेशा कैसा बफर होगा, एसिडिक बफर। कल रूल मैंने लिखवा दिया था आपको। तो ये देने का एक तरीका, क्वेश्चन का तरीका ये होता है कि हमें इन दोनों का बता देगा कि एक्वस सॉल्यूशन है, आप मुझे पीएच बताइए। तो अभी मैं पीएच निकालना सिखा रहा हूं, कैसे निकालते हैं। पहला मैं तरीका सिखा रहा हूं, पहले कौन कौन से तरीके हैं। तो सपोज करो क्वेश्चन में हमें दे देगा इसका C1 कंसेंट्रेशन दे देगा और इसका C2 कंसेंट्रेशन दे देगा। तो अभी मैं कैसे पीएच निकालता हूं दिखाता हूं। पहले मैं तरीके बता रहा हूं किस किस तरीके से दे सकता है। देखो, सेकंड तरीका होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये वाला मेथड कैसा होता है बेटा, डायरेक्ट। ये डायरेक्ट मेथड जनरली आपका है ना, जेई मेंस के एग्जाम में भी कॉमनली ऐसा ही पूछ रहा है आजकल, जेई मेंस, नीट या फिर सीईटी में बोलो, तो आपको डायरेक्ट मेथड पे ही क्वेश्चन जनरली दे देता है। आपको बेस बता देता है कि ये कंटेन कर रखा है सॉल्यूशन ने और इसे कंटेन कर रखा है, इसका 0.1 मोलर है, इसका 0.2 मोलर है, आप पीएच बताइए। तो आप जैसे इन दोनों पेयर को एक साथ देखो तो आप तुरंत समझो सॉल्ट और एसिड, सॉल्ट और वीक एसिड मौजूद है तो एसिडिक बफर है ना। इस तरीके से आपको सोचना है। सेकंड तरीका है जो एडवांस लेवल पे आपको रिएक्शन करवा के दे सकता है। सेकंड तरीका क्या है, रिएक्शन करवा के। देखो, सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड। सेकंड देने का तरीका क्या है उसका, इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड से कैसे देता है, देखो जरा। इनडायरेक्ट मेथड में भी देने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से, देखो सबसे पहला तरीका है बेटा आपका कि आपको रिएक्शन पहले करवाए है ना और उसके बाद सॉल्ट बनवाए। जैसे सबसे पहला तरीका आपको वीक एसिड दे दे प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दे देगा। क्या दे देगा आपको, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, रिएक्शन लिखेंगे। तो सपोज करो हमें वीक एसिड मान लो दिया है क्वेश्चन में CH3COOH और प्लस आपको स्ट्रॉन्ग बेस क्या दिया है, NaOH। इन दोनों के बारे में दिया है इंफॉर्मेशन।
तो आप कैसे करेंगे, इसका मान लो मोलरिटी आपको क्वेश्चन में दिया है M1, इसका वॉल्यूम V1, इसकी मोलरिटी M2 और इसका वॉल्यूम कितना दिया है V2। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इस बार आपको खुद बना के चेक करना पड़ेगा क्या बफर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वीक एसिड ले लिया CH3COH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया मैंने NaOH। तो मुझे पता है जैसे ही एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तुरंत क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। यहाँ का H जाएगा, यहाँ का OH जाएगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा बेटा, CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, इसकी मोलरिटी M1 दी थी, वॉल्यूम V1 दिया था, तो इसके मिलीमोल्स कितने होंगे बेटा, मिलीमोल्स क्या लिखोगे, M1 इंटू V1 मिलीमोल्स हो जाएंगे। इसकी मोलरिटी M2 और वॉल्यूम अगर V2 दिया था तो इसके मिलीमोल्स कितना लिखोगे बेटा, M2 इंटू V2। स्टार्टिंग में तो इन दोनों का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, अगर M1V1 बराबर M2V2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, जो हमने पढ़ रखा है। अगर इन दोनों का मैंने M1V1 और M2V2 दोनों का अमाउंट आपको सेम दे दिया तब तो दोनों खत्म हो जाएंगे और केवल क्या बचेगा सॉल्यूशन में, सॉल्ट। तो ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो जाएगा जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो अब जाहिर सी बात है इन दोनों का अमाउंट इक्वल नहीं होगा, किसी एक का ज्यादा होगा, किसी एक का कम होगा। और चूंकि मुझे बनाना क्या है, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर बनाना है तो NaOH को सॉल्यूशन से क्या होना पड़ेगा, खत्म। क्योंकि एसिडिक बफर का मतलब ही क्या है, वीक एसिड होना चाहिए, बचा होना चाहिए, और उसका सॉल्ट बचा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो इसका मतलब फॉर दिस पर्पज, एसिडिक बफर के पर्पज से हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, NaOH। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो आप बेटा आपका लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा पूरा। एक्सेस रिएजेंट का कितना बचेगा, तो इसके 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसके M2V2 से इसका भी M2V2 ही खत्म होगा। तो ये M1V1 पहले से थे और कितना रिएक्ट कर जाएगा, M2V2। ठीक है, तो ये इसके मिलीमोल्स हो जाएंगे। और CH3CONA के कितने बनेंगे, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो M2V2 से कितना बनेगा, M2V2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो देखो आपका फाइनल सॉल्यूशन में क्या बचा है, फाइनल सॉल्यूशन में एक तो ये बचा है, मतलब एसिटिक एसिड भी बचा है, और M2V2 मतलब क्या बचा है आपका बेटा, सॉल्ट भी बचा है। तो देखो फिर से वही बन गया केस, है ना, यही दोनों बन गया, लेकिन इस बार आपने दिमाग लगा के इनडायरेक्ट तरीके से रिएक्शंस को देख के पहले पता किया। तो इस बार भी सॉल्यूशन में आपका फाइनली क्या बचा हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, CH3COOH दिखाई दे रहा है, प्लस साथ में क्या दिखाई दे रहा है, CH3COONA। ये दोनों चीजें हमें बचे हुए दिखाई दे रही हैं। तो इसका कंसंट्रेशन की बात करूं अगर मैं, तो इसके कंसंट्रेशन को मैंने C1 से लिखा है, तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे बेटा कितना होगा रिएक्शन के बाद, C1। तो C1 इज इक्वल टू क्या, मोल्स, मोल्स कितने हैं, M1V1 माइनस M2V2 मोल्स अपॉन क्या, वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो इसका कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा। ठीक है, ये इनडायरेक्ट मेथड है ना। इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, C2 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, क्योंकि वॉल्यूम तो एडिटिव होता है ना, तो दोनों का वॉल्यूम 200 है 300 है, तो दोनों को नीचे जोड़ना पड़ेगा ना, ये तो मोल्स है ना, मिलीमोल्स है ना। तो इस तरीके से, तो देखो आपको C1 C2 डायरेक्ट दिया होता तो ये डायरेक्ट मेथड है, आपको एक बार हो सकता है रिएक्शन करवा के निकालना पड़ सकता है C1 C2, तो एक ये भी तरीका है। ठीक है, और एक और तरीका होता है, थर्ड तरीका, तो थर्ड को हम लोग ऊपर लिखते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल में इस तरीके के दे सकते हैं हमको इनडायरेक्ट मेथड में। तो थर्ड मेथड देखो क्या हो सकता है बेटा, इसका CAB है ना। थर्ड तरीका क्या होता है देने का, थर्ड तरीका इसका देने का है कि आपको, है ना, सॉल्ट दे देगा, आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे देगा, नहीं सॉल्ट दे देगा। इसका सॉल्ट को क्या लिख दूं मैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, है ना, आपको सॉल्ट दे देगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और प्लस साथ में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दे देगा। एक ये भी तरीका है देने का, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और साथ में क्या दे देगा आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया CH3CONA, तो ये देखो सॉल्ट किसका है बेटा, वीक एसिड वाले पार्ट से ये आया है और स्ट्रॉन्ग बेस वाले पार्ट से क्या है, Na। तो सॉल्ट दे दिया, ठीक है, और प्लस आप साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सपोज करो क्या दे दिया, HCl, और फिर वही इंफॉर्मेशन है, इसका मान लो आपको M1 और वॉल्यूम V1 दे दिया है, और इसका मान लो आपको मोलरिटी M2 और वॉल्यूम कितना दे दिया है, V2। तो फिर से आपको वही करना पड़ेगा बेटा, जब भी दो ऐसे कंपोनेंट आए जिनमें रिएक्शन होने के चांस है, तो ऑलवेज वी हैव टू राइट द रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे किसके किसके बीच में, CH3CONA प्लस HCl। ठीक है, तो इन दोनों का जैसे रिएक्शन लिखोगे, कोई भी कॉमन आयन नहीं है, रिएक्शन होनी ही होनी है। क्या रिएक्शन होगी बेटा,
यहाँ का केटाइन यहाँ के एनाइन से जुड़ जाता है तो NaCl बन जाएगा और H आके इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन में क्या दिखाई देगा, CH3COOH प्लस NaCl। ठीक है, चलो तो इसका कितना दिया बेटा, M1V1 दिया है तो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, M1V1। HCl का M2V2 दिया है तो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, M2 × V2। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, हम लोगों को तो बनाना ही क्या, अभी एसिडिक बफर ही पढ़ा है तो मुझे एसिडिक बफर ही बनाना है। एसिडिक बफर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो वीक एसिड होना चाहिए और दूसरा उसका सॉल्ट, मतलब लिमिटिंग रेजेंट मुझे किसको करना होगा, HCl को। तो मेरे लिए ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये सॉल्यूशन से खत्म होना है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, और जैसे ही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसके कितने बचेंगे बेटा, M1V1 माइनस M2V2 बचेगा। M1V1 पहले से था और M2V2 इसके खत्म हो रहे हैं तो इसके भी तो उतने रिएक्ट करेंगे ना। तो M1V1 माइनस M2V2 और ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। इसका बेटा शुरू में तो कुछ नहीं रहेगा, बाद में कितना अमाउंट बनेगा, 1 मोल से 1 मोल, तो M2V2 से M2V2। ठीक है, मैं देने के तरीके बता रहा हूँ किस किस तरीके से दे सकता है। आप फिर से चेक करो, फाइनल सॉल्यूशन में आपको ये बचने वाला है CH3CON और दूसरा चीज M2V2 मतलब CH3COH। तो आप देखो फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या बच गया बेटा, CH3COON बचा है। ठीक है, ये बचा रह गया है और दूसरी चीज क्या बची रह गई है, CH3COOH। ये देने का तरीका मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको दे सकता है। 3 तरीके, एक तो डायरेक्ट मेथड जिसमें डायरेक्ट C1C2 पता रहेगा आपको, दूसरा वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन दे देगा तो आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अगर ये चीज खत्म होती है तो एसिडिक बफर बनेगा, क्योंकि हमारा केस एसिडिक बफर का, इसलिए मैंने इसको खत्म कराया है यहाँ पे। इसी तरीके से दूसरा एक और तीसरा तरीका यह है देने का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड को दे देना। तो आप देखो इसका कंसंट्रेशन कितना है बेटा, तो सॉल्ट के कंसंट्रेशन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल C2 यूज कर रहे हैं और वीक एसिड के लिए C1। तो इसका अगर मान लो मुझसे C2 पूछें तो C2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, बताओ इसका कंसंट्रेशन क्या लिखोगे बेटा, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। और इसी तरीके से इसका कंसंट्रेशन C1 कैसे निकलेगा, इसके मिलीमोल्स कितने हैं, M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं देने के। पहला तरीका क्या है, डायरेक्ट आपको वीक एसिड और उसका सॉल्ट दे देगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, फर्स्ट तरीका। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट कंसंट्रेशन पता होती है। दूसरा तरीका एडवांस लेवल में क्या कराता है हमें, कि रिएक्शंस को दे देता है ना, मतलब हमें डायरेक्ट नहीं देता है, एसिडिक बफर डायरेक्ट नहीं देता है, एसिडिक बफर हमें खुद बनाना पड़ता है। और बनाने का तरीका वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दे देगा इस तरीके से। तो आपको अब जब इस तरीके से देगा तो उनके या तो मोल्स देगा या मोलरिटी वॉल्यूम दे सकता है। तो मैंने मोलरिटी वॉल्यूम में ही जनरली गिवन होता है ना, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर, इस तरीके से। तो मोलरिटी वॉल्यूम की हेल्प से पहले मोल्स निकालोगे और उस मोल्स के हिसाब से कोई ना कोई खत्म होगा। और चूंकि एसिडिक बफर अगर बनना होगा तो खत्म कौन सा होगा, बेस खत्म हो जाएगा। तो देखो आपका वीक एसिड बच गया और उसका सॉल्ट भी बच गया। तो ये भी एक एसिडिक बफर ही बनने वाला है फाइनली। ठीक, इसके अंदर भी बात करूं अगर मैं, तो आपको देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट दिया था और इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का अमाउंट दिया था। तो फिर आपको रिएक्शन की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना है। और अगर ये एसिडिक बफर का केस हुआ हमारे लिए तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट HCl बनेगा। तो ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका, देखो ये सॉल्ट भी बच गया और वीक एसिड भी। तो 3 तरीके से हमें इसमें प्रॉब्लम मिलते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि पीएच किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं इनका। अब इन तीनों तरीकों से पहले हमारा C1C2 मतलब मुझे सॉल्ट और वीक एसिड इन दोनों का कंसंट्रेशन चाहिए। तो मैंने निकालना सिखा दिया कैसे मिलेगा। अब बस इसी को फॉर्मूले में डायरेक्ट उठा के डालना है। तो अब बस हम लोग फॉर्मूला का भी डिराइव कर लेते हैं तुरंत। पीएच का फॉर्मूला कैसे आता है, तो देखो पीएच का फॉर्मूला कैसे निकालना है ना, तो पीएच ऑफ बेसिक बफर, बेसिक बोल रहा हूं एसिडिक, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालोगे बेटा, तो मैं एग्जांपल के लिए यही वाला लेके चल रहा हूं, कौन सा, CH3COOH वीक एसिड हो गया और इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ले लिया कौन सा, CH3COONA। ठीक है, तो इसी एग्जांपल पे लेके चल रहा हूं मैं। वीक एसिड जो है आपका CH3COOH, ये तो कम, ये क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, वीक एसिड है तो। और किस तरीके से डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है, और जो CH3CONA है सोडियम एसीटेट, ये क्या है, सॉल्ट है ना।
तो सॉल्ट तो 100% आयोनाइज होते हैं, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% आयोनाइज होगा, मतलब क्या बनाएगा ये CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, इस तरीके से। ठीक है, हमारा काम क्या है निकालना, हमें pH निकालना, और pH निकालने का मतलब एक अननोन है, तो एक क्वेश्चन भी मिलना चाहिए, उसके लिए मुझे किसका कंसंट्रेशन चाहिए, H+ का, और H+ पाने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, इसका एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। इस रिएक्शन के लिए K क्या लिखा जाएगा बेटा, इस रिएक्शन के लिए K का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ। K एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। ये तो हम लोग लिखते आ रहे हैं पहले से। मुझे क्या निकालना है, pH के लिए मुझे क्या चाहिए, H+, तो क्या हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा और ये चीज नीचे, मतलब क्या हो जाएगा Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। ठीक है, तो अगर K तो मुझे पता ही रहता है कांस्टेंट है, अगर ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उन दोनों को कैसे पता करोगे, ये कैसे क्या होगा और ये क्या होगा, तो ध्यान से सुनना बेटा। क्या इन दोनों को एक ही सॉल्यूशन में डाला गया है, जैसे एक सॉल्यूशन में डाला तो क्या ये मेरे लिए कॉमन आयन बन चुका है, क्या ये हमारे लिए कॉमन आयन बन चुका है, ये हमारे लिए क्या हो चुका है, एसीटेट आयन क्या हो चुका है, कॉमन आयन। अब कॉमन आयन अगर आ गया बेटा तो कॉमन आयन वाले हमारे एजम्पशंस अप्लाई हो जाएंगे। कौन सा एजम्पशंस, कॉमन आयन आते ही जो कॉमन आयन होता है वो केवल और केवल किससे प्रोड्यूस होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही माना जाता है। क्यों, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन ज्यादा ही बैकवर्ड में चली जाती है, डिसोसिएशन इसका कम हो जाएगा, रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड में। तो हम लोग कॉमन आयन का एजम्पशंस क्या माने थे, याद हो तो कॉमन आयन में हमने माना था कि जो भी आपका H+ आता था, ध्यान करो अगर, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर याद करो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के मिक्सचर में क्या पढ़ा था हमने, कॉमन आयन इफेक्ट, कि कॉमन आयन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से लिया जाता है, पहला एजम्पशंस था हमारा। और सेकेंड एजम्पशंस था कि जो डिसोसिएशन होता है वीक एसिड का ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल मान लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, नेग्लेजिबल मान लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वीक एसिड का वही इक्विलिब्रियम पे लेते हैं, ये पढ़ा था हमने। सेम वही दोनों एजम्पशंस यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका ये कॉमन आयन है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो काफी बैकवर्ड में जाएगा, तो जो कॉमन आयन मिलेगा उसका हम लोग पूरा कंसंट्रेशन किससे लेंगे, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेंगे। तो मतलब ये वाला जो कंसंट्रेशन मुझे लेना है ये बेसिकली किससे लेना है बेटा, सॉल्ट से लेना है। ये कंसंट्रेशन पूरा एसिटेट आयन का किसकी वजह से लूंगा मैं, सॉल्ट की वजह से लूंगा, क्योंकि ये डोमिनेट कर जाएगा इसके ऊपर, वीक के ऊपर। ठीक है, हमारा जो एजम्पशंस था वही अप्लाई किया है मैंने। और सेकंड ये कंसंट्रेशन वीक एसिड का, तो मैंने बताया था जो वीक एसिड का सेकंड एजम्पशन यही था, जो वीक एसिड का इनिशियली कंसंट्रेशन होता है वही हमारा इक्विलिब्रियम पे भी होता है, तो जितना ये दिया होगा उतना ही हम लोग ले लेंगे। मतलब ये हमारा किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा बेटा, एसिड का। समझे क्या बात को, समझे, सॉल्ट से जो भी आपका एसिटेट आयन आ रहा है वो सॉल्ट का ही कंसंट्रेशन से लिया जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये ज्यादा ही अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ये तो और कम हो जाएगा पहले से बैकवर्ड जाने से। एजम्पशंस हमारा यही था कि स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से लिया जाता है कॉमन आयन को, तो इससे हमने सॉल्ट से ले लिया, और इसको इक्विलिब्रियम या इनिशियल दोनों क्या रहता है, वीक का सेम रहता है, क्योंकि डिसोसिएशन नेग्लिजिबल, तो उसे मैंने एसिड ले लिया। तो हमारे पास क्या आता है फॉर्मूला, देखो यहाँ से बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू क्या आ गया, K इंटू ऊपर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, इसको अब एसिड लिख देंगे, और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिख दोगे, सॉल्ट। पर ध्यान रखिएगा ये सॉल्ट के आयन का कंसंट्रेशन है, पूरे सॉल्ट का नहीं। तो बेटा ये सॉल्ट के आयन का कंसंट्रेशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सॉल्ट के आयन का कंसंट्रेशन लेना है ना, तो ये हमारा आ जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बस देखो फॉर्मूला आ चुका है, बस हमें pH निकालना है। pH निकालने के लिए क्या करना चाहिए, लॉग ले लें, तो इधर लॉग ले लेते हैं, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लॉग K, ठीक है, लॉग K प्लस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है,
अब pH के लिए क्या करना चाहिए, दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं, तो इधर माइनस ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस लॉग K, और ये प्लस इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो माइनस लॉग H को क्या लिखते हैं बेटा, pH लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए pH, माइनस लॉग K को क्या लिखते हैं, pK, तो pH इज इक्वल टू pK। और देखो ये माइनस को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सॉल्ट को ऊपर भेज रहा हूं, एसिड को नीचे भेज रहा हूं, तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके क्या कर लेगा, प्लस। तो देखो मैंने इसे प्लस कर दिया, लॉग सॉल्ट ऊपर आ जाएगा और एसिड कहां चला जाएगा आपका, नीचे। तो देखो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है pH का एसिडिक बफर के लिए। तो आपको एसिडिक बफर कभी भी दिखाई दे तो आप सीधा इस डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट में कंसंट्रेशन सॉल्ट का जो आयन रहेगा उसका लेना है, और एसिड का मतलब तो जो एसिड का कंसंट्रेशन दिया होगा उसे ले लेना आपको। तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आप एक बार पहचान लिए कि वो एसिडिक बफर है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज को उठा के डाल सकते हैं। अब जो मैं C1 C2 कह रहा था, इसको मैंने C1 लिखा था, इसको क्या लिखा था, C2। तो अगर इसमें देखोगे तो यहाँ C2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। मतलब फाइनली हमको कंसंट्रेशन ही उनका पता करना होता है। इस इक्वेशन को जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है, अब इक्वेशन इज नोन एज, इसे मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, देखो अब इक्वेशन इज नोन एज, इस इक्वेशन को बोला जाता है बेटा हेंडरसन, इज नोन एज हेंडरसन हेसल बाल्च। अब थोड़ा अंग्रेजों के नाम है, इंडियन नाम तो होगा नहीं कि खूब अच्छा प्यारा सा नाम रहेगा, तो अंग्रेजों के ऐसे ही रहते हैं। अब इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन हेसल बाल्च इक्वेशन। इसको हेंडरसन हेसल बाल्च इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन हेसल बाल्च इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। बेसिक बफर में भी ऐसे ही निकलेगा, बस वहां पे pH की जगह POH हो जाएगा, pK की जगह पे pK भी हो जाता है, और लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह पे बेस हो जाता है। तो सेम पैरेलल इसी तरीके से चलेगा। अब इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन हेसल बाल्च इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर एंड इट इज एप्लीकेबल व्हेन। और ये कब एप्लीकेबल होता है बेटा, ये एप्लीकेबल तब है जब आपका 1/10 से बड़ा हो सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो, 1/10 से तो बड़ा हो और 10 से छोटा हो या 10 के इक्वल हो, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि इसको हेंडरसन हसल बाल्च इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज द हेंडरसन हसल बाल्च इक्वेशन और एसिडिक बफर के लिए। और इसका जो फॉर्मूला है ये वैलिड कब है, जब आपका सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो 1/10 से 10 के बीच हो जाए, और ये आएगा ही आएगा। सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो 1/10 से लेके 10 के बीच में आएगा ही आएगा, तो ये आपका हेंडरसन हसल बाल्च इक्वेशन कहलाता है। तो ये थोड़ा इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं मिनिमम pH इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, मैक्सिमम pH इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, तो उनको भी हम लोग निकालना सीखते हैं अभी बफर रेंज में, ठीक है। तो ये हम लोग फॉर्मूला ये डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। कभी भी आपका एसिडिक बफर का प्रॉब्लम आता है तो अब मैं न्यूमेरिकल लेके दिखाता हूँ किस तरीके से इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना मैंने इसको सॉल्ट लिखा था, है ना, लेकिन ये आयन का कंसंट्रेशन है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि अगर आयन का कोएफिशिएंट आपका चेंज होगा ना तो वहां पे उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन करा के किस तरीके से। जनरल फॉर्मूला ये pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं। जो हमने फॉर्मूला निकाला वो क्या आया है बेटा, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इसी फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। जैसे सिंपल सा सबसे पहला प्रॉब्लम दे रहा है, कैलकुलेट pH of a solution, calculate pH of a solution containing
कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर एसिटिक एसिड CH3COH और जिसका K दिया है कोई ब्रैकेट में हमें 10⁻⁵ एंड 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट CH3COONA। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर एसिटिक एसिड 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट। तो जैसे ही आप देखें कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या बेटा मौजूद है। इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा CH3COH मतलब हमारे पास वीक एसिड मौजूद है, ठीक है, और CH3CONA मतलब क्या है, इसी का सॉल्ट है, इसी का सॉल्ट है ना, इसी वीक एसिड का क्या है, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जैसे ये मुझे सॉल्यूशन में आपको वीक एसिड और उसका सॉल्ट दिखाई देगा, दिस इज द प्रॉब्लम ऑन द बफर सॉल्यूशन, है ना, चाहे एसिडिक का रहेगा एसिडिक बफर, बेसिक वाले में आएंगे तो बेसिक बफर। तो दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसिडिक बफर। तो जैसे मुझे वीक एसिड मिल गया, उसका सॉल्ट मिल गया, मतलब ये बफर एसिडिक बफर का प्रॉब्लम है। और अगर आपका एसिडिक बफर आपको पता चल गया है प्रॉब्लम को देख के, और ये प्रॉब्लम डायरेक्ट मेथड वाला है। डायरेक्ट मतलब मैंने आपको देखो डायरेक्ट कंसंट्रेशन वीक एसिड का भी दिया है, डायरेक्ट कंसंट्रेशन मैंने आपको सॉल्ट का भी दिया है। तो ये डायरेक्ट मेथड वाला प्रॉब्लम है, तो आपको बस pH का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और pH का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया वो डायरेक्ट मेथड वाला प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि आपको दोनों का कंसंट्रेशन प्रॉब्लम में डायरेक्टली गिवन है, तो बस आप वैल्यूज को डाल दो। अगर बेटा K की वैल्यू 10⁻⁵ होगी, K की वैल्यू 10⁵, तो pK की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि 10 के जो नेगेटिव पावर होता है वही pK होता है। तो pK कितना हो गया 5 प्लस लॉग सॉल्ट की जगह पे कितना डालोगे, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया है बेटा 0.2 मोलर। और ध्यान रखना ये सोडियम एसीटेट है, मतलब ये कितना देगा CH3CO- का कंसंट्रेशन लेना होता है यहाँ पे, तो एक ही देने वाला है। अगर यहाँ पे सपोज करो बेटा CH3CO ट्वाइस कैल्शियम होता, CH3CO ट्वाइस कैल्शियम होता, तो इसका मतलब वो 1 मोलर पे 2 मोलर देता, मतलब आपको इस कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट भले ही लिखने के लिए लिखा है, लेकिन हमने लिया किसका है, उसके आयन का कंसंट्रेशन लेना होता है। तो चूंकि यहाँ पे तो ये CH3CO एक ही देने वाला है, तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट सॉल्ट की जगह पे कितना रख देंगे 0.2। एसिड का कंसंट्रेशन कितना दिया है बेटा, जो दिया होगा वही ले लेना है, क्योंकि इनिशियल इक्विलिब्रियम दोनों पे वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप 0.1 ले लेंगे, तो आपका कितना हो गया 5 प्लस लॉग 0.2/0.1 कितना हो जाएगा 2, और log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.30, तो हमारा pH का आंसर कितना आ जाएगा, pH इज इक्वल टू 5.3। बताओ, बस ये करना है ना। आपने पहचान लिया तो आपको निकालने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप निकाल सकते हैं। देख भी सकते हैं pH जो है 7 से कम है, मतलब ये एसिडिक बफर है, ठीक है ना, एसिडिक सॉल्यूशन होने वाला है। तो ये था सिंपल तरीके वाला प्रॉब्लम, जिसमें डायरेक्ट आपको जेईई मेंस सीईटी है ना और नीट लेवल में इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दे सकता है। एक एडवांस लेवल पे प्रॉब्लम कैसा आएगा, जिसमें रिएक्शन करवा के आपको खुद पहले बफर बनाना पड़ेगा, तो एक उस तरीके का भी प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमें क्वेश्चन दे रहा है कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, obtained by mixing 200 ml of 0.1 molar formic acid, 200 ml of 0.1 molar formic acid, और उसका K दिया आपको 10⁻⁴, क्योंकि फॉर्मिक एसिड हमें पता है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एसिटिक एसिड से। एंड 50 ml of 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, तो हमें पता है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, तो मैंने बताया था आपको जब भी एसिड और बेस दोनों दे दिया जाए, ये तो एसिड हो गया, SCOH क्या है, एसिड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो जब भी आपको एसिड बेस दे देगा तो बेटा आपको सबसे पहले यू हैव टू राइट फर्स्ट डाउन रिएक्शन बिटवीन देम, तो आपको तुरंत इन दोनों में रिएक्शंस को लिखना है। तो अब देखो तुरंत रिएक्शन को लिखते हैं हम लोग, SCOH, ये इनडायरेक्ट मेथड वाला प्रॉब्लम हो गया बेटा। देखो ऊपर वाले में आपको डायरेक्ट दोनों दे दिया था, है ना, सॉल्ट भी दे दिया था उसका और वीक एसिड भी दे दिया था, लेकिन ये कैसा है, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है, तो आपको पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और खुद बफर को बनाना पड़ेगा, है ना, और पहचानना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लगाओगे। तो आपका वीक एसिड हो गया SCOH फॉर्मिक एसिड, और उसको दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो आप देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास OH कितने हैं 2,
तो हमारा H भी कितना होना चाहिए 2, क्योंकि वाटर बनने के लिए तो H और OH माइनस दोनों इक्वल नंबर में होने चाहिए। तो H आपका 2 है, तो पहले आप इसे बैलेंस करने के लिए क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये 2H दे सके। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2H यहाँ से निकलेगा, ये देखो HCO का ट्वाइस हो जाएगा, और इधर से कैल्शियम, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा आपका, कैल्शियम फॉर्मेट। सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट सॉल्ट बन जाएगा, और 2H निकले हैं, और 2H मिलके क्या बन जाएगा, +2H2O हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने अभी करवाया था इनडायरेक्ट मेथड कैसे देता है। अब आप अमाउंट को लिखो, देखो 200 ml 0.1 मोलर दिया है, तो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, 200 वॉल्यूम हो गया इंटू मोलरिटी कितनी है 0.1, तो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे 20, कितना आ जाएगा ये 20। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 50 दिया है और मोलरिटी 0.1, तो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे 50 इंटू 0.1, मतलब कितने हो जाएगा 5। तो क्या इन दोनों का अमाउंट देखो जरा सा, 1:2 में कंबाइंड हो रहा है। तो अगर ये 5 है, अगर सपोज करो ये 10 होता, अगर ये 5 है यहाँ पे 10 होता, तो ये भी खत्म हो जाता सॉल्यूशन से, ये भी खत्म हो जाता, और दोनों खत्म हो जाते तो केवल सॉल्यूशन में क्या बचता, सॉल्ट बचता। तो ये वाला हमारा पहला केस हो जाता सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में क्या करना होता है हमें, अगर दोनों इक्वल अमाउंट में कंबाइंड हो जाएंगे एसिड और बेस, तो डेट विल बी द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट, केवल सॉल्ट बचता सॉल्यूशन में, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता। यहाँ पे आप देखो मैंने दोनों का इक्वल अमाउंट रेशियो में नहीं दिया है ना, इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं दिया है, मतलब दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से नहीं होने वाला है। तो अब क्या होगा, इसमें कर लेते हैं, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा बेटा, कैसे डिसाइड करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके 5 मोल से इसके कितने रिएक्ट करेंगे 10, लेकिन दिया कितना है 20, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ बचा रह जाएगा, तो ये एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा और ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का रिएक्शन के बाद तो कोई अमाउंट बचने वाला नहीं है। एक्सेस रिएजेंट का कितना बचेगा बेटा, 20 पहले से था, माइनस कितना रिएक्ट हुआ, तो देखो 1 मोल से कितना रिएक्ट करता है 2 मोल, तो इसके 5 मोल से इसके कितने रिएक्ट करेंगे 10 मोल, 5 से कितने करेंगे 10, तो इसका कितना बच जाएगा बेटा 10 मिलीमोल्स, तो इसके बच जाएंगे। ठीक है, और इसका कितना बनेगा, स्टार्टिंग में तो सॉल्ट का कुछ अमाउंट नहीं रहेगा, इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बनते हैं, तो इसके 5 मोल खत्म होंगे, तो उसका भी कितना बनने वाला है बेटा 5 मोल्स ही बनने वाला है। समझे क्या बात को। तो आप देखो फाइनल सॉल्यूशन में आपके क्या क्या बचा है, फाइनल सॉल्यूशन में आपका एक तो फॉर्मिक एसिड बचा है, और दूसरा चीज उसका क्या बचा है सॉल्ट। क्या ये चीज हमारे पास बची है सॉल्यूशन में, ये हमारे पास सॉल्यूशन में बचने वाला नहीं है। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो गया तो क्या बचा है सॉल्यूशन में, एक तो वीक एसिड बचा है और वीक एसिड का सॉल्ट बचा है, और वीक एसिड और उसका सॉल्ट बचा है, मतलब दिस इज नथिंग बट द एसिडिक बफर। तो ये हमारे लिए तुरंत पहले हमने पहचान लिया कि ये हमारे लिए कैसा हो जाएगा, एसिडिक बफर हो जाएगा। और एक बार हमने पहचान लिया कि एसिडिक बफर है, तो हमें इस फॉर्मूले को लगाने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। बस ये है कि आपका दिल गवाही दे दे कि आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और गवाही कब देगा, जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा। याद ही नहीं है तो फिर तो यही छोड़ छाड़ के खत्म हो जाएगा सवाल। तो आपने एक बार बस पहचान लिया बेटा कि आपका वीक एसिड बच गया और उसका सॉल्ट बच गया, है ना, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है एसिडिक बफर। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। pH इज इक्वल टू क्या लगा दोगे आप, pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। पर यहां भी एक चीज ध्यान रखना है, pK कितना रखोगे, K की वैल्यू 10⁻⁻⁴ है, तो pK कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, 4 प्लस लॉग। यहां ध्यान रखना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यहां रखते समय यहाँ पे बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे गलत होने का चांस है आपका। लिखते समय मैंने बताया था, भले ही हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लिख रहे हैं, लेकिन वो होता किसका है, उस सॉल्ट के आयन का कंसंट्रेशन होता है, और कौन सा आयन जो कॉमन होता है। तो यहाँ पे आप देखो सॉल्ट कौन सा बना है, कैल्शियम एसीटेट बना है, कैल्शियम एसीटेट बोल दिया, कैल्शियम फॉर्मेट बना है। तो इस कैल्शियम फॉर्मेट सॉल्ट में आप देखो यही फॉर्मेट आयन ही तो कॉमन है, HCO माइनस, यहाँ से देखो HCO माइनस यहाँ का है, HCO माइनस यहाँ पे। तो आप बी केयरफुल, यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो अगर इसका 1 मोलर लोगे तो इसका फॉर्मेट आयन का कितना बनेगा 2 मोलर। तो आपको चूंकि यहाँ पे 5 मिलीमोल्स दिया है बेटा, तो इस सॉल्ट का कितना बनेगा 5 × 2 करेंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि ये 2 फॉर्मेट आयन देने वाला है, एक फॉर्मेट आयन नहीं देगा। जैसे पिछले केस में सोडियम एसीटेट तो एक ही फॉर्मेट आयन दे रहा था, एक ही एसीटेट आयन दे रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये 2 देने वाला है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। तो
तो आप जैसे ही सॉल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे कंसंट्रेशन किसका लेना है बेटा, एसिड का, तो एसिड का कंसंट्रेशन कितना रखोगे 10, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ये कंसंट्रेशन, ये तो क्या डाला हमने, मिलीमोल्स डाला, ये देखो ये 10 मिलीमोल्स है इसके, और ये 5 भी क्या है इसका, मिलीमोल्स ही है, तो मैंने डायरेक्ट क्यों रख दिया, क्योंकि बेटा अगर आप कंसंट्रेशन निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तो मोल्स अपॉन क्या लोगे, वॉल्यूम, यहाँ भी मोल्स अपॉन क्या लोगे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा 250, और चूंकि यहाँ ध्यान से देखो ये रेशियो होता है ना, ये दोनों क्या है, रेशियो, तो आप ऊपर भी लिखते 5 × 2/250 10/250, तो 250 से 250 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो वो लिख के टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं है कि आप वॉल्यूम भी जोड़ो और वॉल्यूम से डिवाइड करो, वो सब करने की जरूरत नहीं है, जो आपका मिलीमोल्स आए उनको डायरेक्ट डाल दिया करो, क्योंकि वॉल्यूम तो फाइनली कट जाने वाला है। और बफर की खास बात यही थी, बफर का मतलब क्या था, ऐसा पीएच जो हमारा डाइल्यूशन की वजह से चेंज होने वाला ना हो। तो अब देखो ना, अब वॉल्यूम में अब इसमें 5 लीटर पानी भी उठा के डाल दिया जाए, 5 लीटर पानी को डाल दोगे तो नीचे वॉल्यूम में ही तो ऐड होगा ना, इनके मोलरिटी पे तो कुछ नहीं करेगा, और जैसे ही पानी को ऐड करोगे तो नीचे वॉल्यूम में जोड़ दोगे दोनों, तो वॉल्यूम तो ऊपर नीचे से कट जाने वाला है ना। ऐसा ये यहीं पे समझाऊं इसी सवाल को, अगर मान लो मैंने बोला इस सॉल्यूशन को मैंने 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, अगर इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा 0.01 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 0.02, तो आप 0.02 अपॉन 0.01 रखोगे तब भी तो 2 ही आएगा ना, तो इसीलिए वॉल्यूम का कोई भी रोल इसमें प्ले नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। केवल मिलीमोल्स निकालते समय वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी आपको, फाइनल सॉल्यूशन करते समय आपको वॉल्यूम कहीं भी रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इनका पीएच डाइल्यूशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए तो इसका नाम ही क्या है, बफर सॉल्यूशन है ना। बफर मतलब कल समझाया था मैंने, फील दिलाया था क्या होता है। तो देखो, तो ये यहां से कितना हो जाएगा बेटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, ये log 1 हो जाएगा ना, और log 1 की वैल्यू तो कितनी होती है बेटा 0 हो जाती है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, पीएच कितना हो जाएगा इस सॉल्यूशन का 4, ठीक है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चंस कराए, एक ऊपर वाला हमारा मेन सीटी लेवल का है, सेकंड क्वेश्चन जो है आप इस तरीके से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में बस आपको रिएक्शन पहले लिखनी पड़ेगी खुद, और रिएक्शन लिख के आपको पहले सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और फिर आयंस की है ना कोएफिशिएंट को भी चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ लिखते समय गलती होती है ज्यादातर, तो चूंकि कोएफिशिएंट 2 लगा था इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनते हैं एसिडिक बफर के ऊपर। चलो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आज थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, बफर रेंज भी मैं करा देता हूं, बफर रेंज आज हम लोग कर लेते हैं, बफर एक्शन हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। बफर रेंज जो मैंने आपको बताया, हेंडरसन हसल बाल्च इक्वेशन, जो बड़ा सा काफी फॉर्मूला जो बना के आया था, उस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इस बफर का, एसिडिक बफर का हम लोग क्या पता करने जा रहे हैं, बफर रेंज। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है, बफर रेंज, बफर रेंज ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का बफर रेंज देते हैं। बफर रेंज का मतलब क्या बेटा, किस से कहां तक ये काम करेगा, तो इसके लिए 2 पीएच हमें लेने पड़ेंगे। सबसे पहले मिनिमम पीएच की बात करो कि कितना होगा, मैंने बताया था जैसे आपको बफर सॉल्यूशन, जैसे हमारा ब्लड सॉल्यूशन है उसका भी एक डेफिनेट पीएच रेंज होता है 7.2 से लेके 7.56 तक। इसी तरीके से हर बफर का एक रेंज होता है जिसके ऊपर ये इफेक्टिव काम करता है, उस रेंज को देखते हैं मिनिमम कौन सा पीएच होना चाहिए और मैक्सिमम क्या। तो मिनिमम पीएच, तो मिनिमम पीएच के लिए हेंडरसन हसल बाल्च इक्वेशन में मैंने क्या बताया था आपको, सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड 1/10 से लेके कहां तक जाना चाहिए, 10 तक। तो मिनिमम पीएच के लिए बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का जो रेशियो होना चाहिए वो 1/10 के बराबर रख दिया जाए, तो उससे क्या मिल जाएगा, मिनिमम पीएच मिल जाएगा। तो बस मिनिमम पीएच के लिए लगा दो फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह बस 1/10 रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पीएच मिनिमम मिल जाएगा। तो पीएच मिनिमम विल बी इक्वल टू पीके प्लस लॉग, सॉल्ट की जगह पे कितना रखोगे 1, आ रही ना आवाज, सॉल्ट की जगह पे कितना रखोगे 1 अपॉन सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो कितना रखोगे 1/10 मिनिमम के लिए। अभी मैंने बताया था ना सॉल्ट अपॉन एसिड का रेंज बेटा कहां से कहां तक बताया था मैंने, ये हमारा 1/10 से लेके 10 तक के लिए वैलिड होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम पीएच मिलता है और इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पीएच मिलता है, ठीक है।
तो pk प्लस log 1/10 और log 1/10 को हम लोग क्या लिखते हैं, -1 लिख सकते हैं। log 1/10 क्या होगा, log 1 माइनस log 10 मतलब -1। तो हमारे पास pH मिनिमम अगर पूछे तो pH मिनिमम इज इक्वल टू होता है pk -1। ठीक है बेटा, तो ये मिनिमम pH निकालना है। मैक्सिमम pH के लिए क्या करोगे बताओ, मैक्सिमम pH के लिए अभी बता दिया मैंने क्या करना है। मैक्सिमम pH के लिए आपका सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशियो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए 10 तक जा सकते हैं ना, तो मैक्सिमम हो जाएगा आपका 10। तो pH इज इक्वल टू, फिर से लगा दो फॉर्मूला क्या, pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो यहां से देखो pK, तो यहां से हमारा pH मैक्सिमम, pH मैक्स, तो pH मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह पे कितना रखना है बेटा 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये log 10 कितना होता है 1 हो जाएगा। तो हमारे लिए pH मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pH मैक्स अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम pH वैल्यू कितनी होगी, pH मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका pK प्लस 1। ठीक है, तो आपको एसिडिक बफर का अगर रेंज कोई पूछ ले कि एसिडिक बफर रेंज क्या होता है, एसिडिक बफर रेंज, तो बेटा एसिडिक बफर का रेंज कहां से कहां तक जा सकता है, pK -1 से लेके pK -1 से लेके कहां तक जा सकता है, pK प्लस 1 तक। तो ये हमारा एसिडिक बफर का रेंज होता है pK -1 से लेके pK प्लस 1 तक। ठीक है, तो ये हमारा बफर रेंज का मीनिंग था क्या होता है। और बस एक लास्ट टर्मिनोलॉजी और देख लेते हैं, बेस्ट बफर है ना, कभी कभी हमें वर्ड दे देता है बेस्ट बफर, बेस्ट बफर कि बेस्ट बफर से आप क्या समझते हैं, मिनिमम pH समझ गए, pK -1, मैक्सिमम pH pK प्लस 1, मिनिमम करेस्पॉन्ड करेगा सॉल्ट बाई एसिड 1/10 हो, और मैक्सिमम के लिए सॉल्ट बाई एसिड कितना होना चाहिए 10, तो उसके हिसाब से हमने निकाल लिया। बेस्ट बफर का मतलब होता है, बेस्ट बफर मतलब एक ऐसा बफर जिसका रेजिस्टेंस फॉर चेंज इन pH क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट बफर। तो बेस्ट बफर का मतलब होता है ए बफर सॉल्यूशन, ए बफर सॉल्यूशन whose resistance for change, whose resistance for change in pH is maximum। ठीक है बेटा, एक ऐसा बफर, ए बफर सॉल्यूशन हुज रेजिस्टेंस फॉर चेंज इन pH इज मैक्सिमम, एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसका रेजिस्टेंस फॉर चेंज इन pH क्या हो, मैक्सिमम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं बेस्ट बफर। और बेस्ट बफर के लिए हमको ध्यान रखना है, फॉर बेस्ट बफर क्या होता है आपका, फॉर बेस्ट बफर जो सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो हो ये किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर होना चाहिए, बस यही आपका बेस्ट बफर कहलाएगा। ठीक है, तो मिनिमम pH के लिए सॉल्ट बाई एसिड 1/10 और रेंज क्या आएगा pK -1, मैक्सिमम pH के लिए सॉल्ट बाई एसिड 10 और pH क्या आएगा pK प्लस 1। तो ये हमारा एसिडिक बफर का रेंज हो गया। बेसिक में बस क्या हो जाएगा pKb -1 pKb प्लस 1, पूरा का पूरा मिरर इमेज चलेगा इसका, है ना। यहाँ देखो बेस्ट बफर का मतलब ऐसा बफर जिसका रेजिस्टेंस फॉर चेंज क्या हो, मैक्सिमम हो, और इसके लिए सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो कितना होना चाहिए 1। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप का हमसे पूछ ले तो पता होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने बफर रेंज कर लेना, हम लोग अब कल की क्लास में मैं इसका बफर एक्शन कराऊंगा। बफर एक्शन मतलब क्या, कोई एसिड बाहर से ऐड कर दो, आप बफर सॉल्यूशन पहले से बनाए, उसमें आप एक एसिड एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो बाहर से, या कोई बेस ऐड कर रहे हो, तो क्या चेंज होगा पीएच में, किस तरीके का वो एक्शन लेता है ताकि अपने पीएच को चेंज ना होने दे। तो वाला पार्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज यही स्टॉप हम लोग करते हैं। थैंक यू सो मच।